ग्रुप 6 ग्रुप 6 Mg+2। अब ठीक है, ठीक है। Mg+2 तो मैंने बताया था ग्रुप 5 का जो फिल्ट्रेट होगा उससे हम मैग्नीशियम आयन का टेस्ट करेंगे, मैग्नीशियम आयन के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें रिएजेंट ऐड करना है डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट along with ammonium hydroxide and ammonium chloride, ठीक है। तो फिल्ट्रेट में मैग्नीशियम आयन होगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा किसका, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का। तो अगर ये रिएजेंट ऐड करने पर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है तो इसका मतलब मैग्नीशियम आयन कंफर्म, ठीक है। अब देखो फॉस्फेट ऐड किया है, क्यों, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट में फॉस्फेट है। अमोनियम ऐड किया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है, क्यों, क्योंकि अमोनियम भी दिख रहा है। बट ये अमोनियम क्लोराइड क्यों ऐड किया है, कॉमन आयन इफेक्ट के लिए, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। सो टू बैलेंस दी हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, जो कि एक्चुअली हमें चाहिए नहीं, हमें तो अमोनियम आयन चाहिए था, ठीक है। लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्या मिलेगा, अमोनियम आयन प्लस OH आयन, तो वो OH आयन एक्सीड ना कर जाए ताकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट ना हो जाए, इसलिए अमोनियम क्लोराइड ऐड कर दिया है, ठीक है। तो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट, और इसे स्ट्रॉन्गली हीट करें अगर, तो बन जाता है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट Mg2P2O7, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट व्हाइट रेजिड्यू, ये भी व्हाइट ही है, रेजिड्यू भी सॉलिड ही है, प्रेसिपिटेट भी सॉलिड है, लेकिन जब सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रही है और कुछ सॉलिड, कोई सॉलिड नीचे सेटल डाउन हो जाता है तो उसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और जब किसी कंपाउंड को हीट करके कुछ सॉलिड बचता है तो उसे रेजिड्यू बोलते हैं, ठीक है। व्हाइट व्हाइट ही है दोनों। ऐड करके जब सेटल डाउन होता है प्रेसिपिटेट, सॉल्यूशन में जब कुछ नीचे सेटल डाउन होगा तो रिएक्शन तो प्रेसिपिटेट बोलते हैं, हीट करके कुछ सॉलिड बचता है तो उसे रेजिड्यू बोलते हैं, ठीक है, दोनों ही सॉलिड, जैसे लेड नाइट्रेट में लेड ऑक्साइड या तो रेजिड्यू, हाँ, तो रेजिड्यू बोलेंगे हीट करके कुछ बचता है तो, ठीक है। और वही चीज, चाहे वही चीज है लेकिन ड्यूरिंग रिएक्शन वो नीचे सेटल डाउन हो रही है सॉल्यूशन में तो उसे प्रेसिपिटेट बोल देते हैं वहां पर। रेजिड्यू का नाम है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, अभी तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ पायरो और मेटा के बारे में। मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट और अभी ये भी पता लग जाएगा इसे हीट करके पायरोफॉस्फेट ही क्यों बनेगा, क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री फॉस्फेट सॉल्ट्स का रिस्पॉन्स अलग अलग है ऑन हीटिंग, तो 1 डिग्री को हीट करके क्या बनता है, 2 डिग्री को हीट करके क्या बनता है, अभी बताती हूँ, ठीक है, अभी बताती हूँ डिग्री का मतलब भी क्या है ना। ये नोट कर लिया सबने, तुम्हें रब करूँ फिर तुम्हें आगे कुछ बताऊंगी, सबने नोट कर लिया, ओके, हो गया बच्चों, यहाँ पे नोट कर लिया सबने, कर दो रब, ओके। देखो इधर, तो मैग्नीशियम आयन का टेस्ट पता लग गया, ऑन एडिंग दिस रिएजेंट, फिल्ट्रेट में जब ये रिएजेंट ऐड किया तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा,
इतने में ही कंफर्म हो गया। और फर्दर अभी देखना है तो ऑन हीटिंग स्ट्रांगली व्हाइट रेजिड्यू आ जाता है, दैट इज ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। ठीक है, अभी मैं रब कर रही हूँ। अब देखो थोड़ा सा पायरोफॉस्फेट, हाँ केओना ने तो बनाएंगे लेकिन वो फर्दर फिर ऑन हीटिंग में फिर उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाँ यहाँ भी ठीक है। लेकिन इस रिएजेंट के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पर स्प्रेड होगा तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं है, फिर इतना बड़े इस रिएजेंट के डालने का कोई मीनिंग नहीं है। ये है, हाँ। अब देखो इधर फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड सबको पता है। फॉस्फोरिक एसिड विजिबल है प्रॉपर्ली। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड इज H3PO। ठीक है, जब भी किसी एसिड के नाम के आगे पायरो लगा है, पायरो फॉस्फोरिक एसिड हो गया जैसे, जब भी किसी एसिड के नाम के आगे पायरो लगा है तो इसका मतलब होता है कि उसके दो मॉलिक्यूल जुड़ गए हैं बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। तो तुम्हें क्या करना है, उसके दो मॉलिक्यूल को जोड़ना है और वाटर रिमूव कर देना है। ठीक है, तो फॉस्फोरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल, और ये आपसे पहले भी कभी मैंने बता रखा होगा, शायद कभी ना कभी तो बता रखा होगा, प्लस वन में बताया होगा। ये दो मॉलिक्यूल हो गए, वाटर रिमूव करो, एक साइड से OH निकाल दो, एक से H। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि किधर से OH निकाले किधर से H, दोनों ही सेम है। ठीक है, ये बन गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या है इसका फॉर्मूला, H4P2O7। ठीक है, तो जब ये मैं H हटा दूं, चारों H हटा दूं तो इस पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज और ये एक एनायन बन जाएगा, दैट इज P2O7-4। तो ये कौन सा आयन है, पायरोफॉस्फेट आयन। तो इसके इस एसिड के सॉल्ट को क्या बोला जाएगा, पायरोफॉस्फेट। मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, सोडियम पायरोफॉस्फेट, पोटेशियम पायरोफॉस्फेट। ठीक है, तो इस एसिड के सॉल्ट्स या इस आयन के सॉल्ट्स हो गए पायरोफॉस्फेट। क्लियर है इतनी बात सबको। तो जहां भी P2O7 होगा वो सॉल्ट पायरोफॉस्फेट होगा, P2O7-4। क्लियर है, तो ऐसे पायरोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला बना लोगे। फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड हो गया। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड हो गया। अब पायरोफॉस्फोरस के लिए क्या करना है, दो जोड़ने हैं बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मैं रब कर दूंगी पायरोफॉस्फोरिक, रिमूव कर दो, रब कर दो पायरोफॉस्फोरिक। पीओपी लिंकेज थी पायरोफॉस्फोरिक में, पीओपी लिंकेज, तो वो तो वैसे अंडरस्टूड है कि जब तुम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर रहे होगे तो ऑब्वियसली पीओपी लिंकेज तो आ ही जाएगी। पीओपी ऑक्सीजन के थ्रू तो जोड़ रहा है दोनों। अब देखो इधर पी OH OH, सिमिलरली दूसरा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करो और पीओपी लिंकेज भी होगी। ये हो गया। ठीक है, कितने H यहां से हट सकते हैं, दो। अच्छा पहले फॉर्मूला लिख दो इसका, क्या हो गया भाई, H4 P2O5, H4P2O5 ये है पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरोफॉस्फोरस एसिड
बट रिमेम्बर इसका एंड फैक्टर 4 नहीं है, यहां से 2H ही हट सकते हैं, इसका एंड फैक्टर 2 है। ठीक है, इसका एनायन क्या होगा बनाना हो तो, अगर दोनों H हटाने हैं तो अभी एक भी H हट सकता था, है ना, H2P2O5 -2, तो ये एनायन क्या होगा, पायरोफॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइड, फॉस्फेट फॉस्फाइड याद है, हाँ। फॉस्फेट किसका होता है, फॉस्फोरिक एसिड का, हाँ। फॉस्फाइड किसका होता है, फॉस्फोरस का, तो ये क्या होगा, पायरोफॉस्फाइड। ठीक है, पायरोफॉस्फाइड। अरे पीओपी की लिंकेज कहीं बड़ी छोटी नहीं है इतना बड़ा बन के क्यों दूर था पी, भाई क्या सेम ही है, कोई डिफरेंस है ही नहीं बिल्कुल भी। क्यों नहीं है कोई डिफरेंस, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सेम थे। ठीक है, बड़ी छोटी लिंकेज किधर से नहीं है कि भाई वो इधर छोटी है पीओपी, इधर वाला बॉन्ड पीओ छोटा है, इधर वाला बड़ा है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। सेंटर में बनाओ, तो अगर इतना कंफ्यूजन हो रहा है तो बिल्कुल सेंटर में बनाना। डिफरेंस तो तब आएगा जब ये और ये मॉलिक्यूल अलग अलग हो सकते थे, और वैसे भी पीओपी लिंकेज है, चाहे ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में अलग भी होते, ठीक है, ये एटम सेम ही है, तो ऐसे केस में सेम ही बन रही होती है। अभी तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये और ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो बिल्कुल सेंटर में ही होगा ऑक्सीजन, बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सेम फॉर पायरोफॉस्फोरस एंड पायरोफॉस्फोरिक। इसकी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे H लगा दे, वो एक H लगा देता और एक निगेटिव रखता, तो हाइड्रोजन पायरोफॉस्फाइड हो जाता। हाँ, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन पता है ना, कार्बोनेट आयन का CO3-2, एक H रखा हुआ है तो क्या बोल दोगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब समझ गए, ऐसी फॉस्फेट PO4 -3 है, PO4 -3 फॉस्फेट है, लेकिन मैं यहाँ एक H लगा के रखूं, -2 रखूं तो क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन फॉस्फेट। 2 H लगा के रखूं, एक निगेटिव रखूं तो डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। समझ गए, आयंस की नेमिंग समझ गए, आयंस के नाम रब कर दो अभी। इसको क्या बोल लेंगे, हाइड्रोजन पायरोफॉस्फाइड। अगर एक H लगा रखा है, H3 कर दो ना, H3 कर दिया और ये एक निगेटिव कर दिया, तो हाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट हो जाएगा, पायरोफॉस्फाइड सॉरी, पायरोफॉस्फेट का होता तो हाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट, डाई हाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट। तो नाम समझ गए, अब नाम रटना तो नहीं पड़ेगा, अब तो नहीं भूलोगे कि किसका क्या नाम है। पायरोफॉस्फोरिक एसिड किससे बना, 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड के जोड़ दिए वाटर रिमूव करके। ठीक है, उसमें से जब तुम H रिप्लेस कर दोगे, सारे H हटा दोगे, ठीक है, O पे निगेटिव लगा दोगे, कौन से H हटा सकते हो, जो O से जुड़े हुए हैं बस। ठीक है, सारे H हटा दिए तो जो एनायन बना वो पायरोफॉस्फेट हो गया। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि एक H ही डिस्प्लेस हुआ होता, 2 H ही डिस्प्लेस हुए होते, एक ही कैटायन होता, 2 ही कैटायन होते उस H की जगह, तो उसके अकॉर्डिंग नाम कर दोगे, हाइड्रोजन लगाते जाओगे, जितने हाइड्रोजन उसमें लगा रखे हैं बचे हुए हैं, तो पायरोफॉस्फेट आयन के आगे उसमें हाइड्रोजन मेंशन करते जाओगे। तो समझ गए, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट Mg2P2O7, 4 निगेटिव की जगह 2 Mg आ गए, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट हो गया। ठीक है, मेटाफॉस्फेट क्या होता है, रब कर दूं ये बच्चों, सबने नोट कर लिया, रब कर दूं। जब किसी एसिड के आगे
हो गया तुम्हारा H3PO4 जब किसी एसिड के आगे मेटा लिखा है तो उसके एक मॉलिक्यूल में से वाटर रिमूव कर दोगे, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। उसके एक मॉलिक्यूल में से वाटर रिमूव कर दो, वाटर रिमूव करो 2H और वो क्या बनेगा ये HCO3, ठीक है, HPO3। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो HPO3 है ये सिंगल यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंगल यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता है। ट्राई टेट्रा पॉली है ना, साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, साइक्लिक टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड या पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड, लीनियर है ना। जब 3-4 यानी कि कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो क्या होंगे, वो जुड़ के रिंग बना लेंगे, तो इसमें साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, साइक्लिक टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। लेकिन जब बहुत सारे होंगे तो क्या होंगे, टर्मिनल वाले आपस में जुड़ के चेन रिंग नहीं बना पाएंगे, तो वो लीनियर रह जाएगा, तो हो जाएगा लीनियर पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो जो काल्गोन है, याद है काल्गोन उसमें हाइड्रोजन चैप्टर में प्यूरिफिकेशन में, किसके प्यूरिफिकेशन में, हार्डनेस और वाटर के रिमूवल में काल्गोन पड़ा होगा, वो सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट है। हेक्सा मेटाफॉस्फेट का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ देखो ये क्या बना, PO3 निगेटिव है। अब इसके 6 यूनिट हो, PO3 निगेटिव के 6 यूनिट, तो वो क्या हो जाएगा, हेक्सा मेटाफॉस्फेट। और 6 सोडियम आ गए तो क्या बन जाएगा, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ठीक है। तो इसके NaPO3 का होल 6 जो है वो सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट है, ठीक है, और उससे काल्गोन बोलते हैं। अच्छा काल्गोन, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, तो बायोलॉजी वाला याद आ जाता है, ठीक है। और इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, Na2, ठीक है, Na4PO3 होल 6, याद हो तो जब इसे ऐड करते हैं तो जो कैल्शियम आयन होते हैं ना वो रिप्लेस कर देते हैं Na को, तो ये बनता है Na2, 4 Na की जगह 2 Ca आएंगे, PO3 होल 6, और हम बोलते हैं कैल्शियम बॉन्ड, वैसे मैग्नीशियम भी बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन नाम बस कैल्शियम के बेसिस पे रख दिया कि कैल्शियम बॉन्ड, काल्गोन, ठीक है। कैल्शियम बॉन्ड, कैल्शियम, ये जो कैल्शियम है बॉन्ड यहाँ आ गया, चला गया, कहाँ से चला गया, पानी में से चला गया, इसलिए नाम रख दिया इसका काल्गोन। इसे डालकर, इसे जब डालते हैं पानी में तो पानी में से कैल्शियम चला जाता है, ठीक है, तो काल्गोन नाम रख दिया इसका सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट का, ठीक है। और तुम्हें पता है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर आगे कैल्शियम आयन, तो फिर भी चाहे वो पानी में ही पड़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो कैल्शियम आयन की प्रॉपर्टी तो देगा ही नहीं, क्योंकि वाटर में अब फ्री कैल्शियम आयन प्रेजेंट नहीं है। इस सॉल्ट के अंदर कैल्शियम होते हुए भी ये सॉल्ट कैल्शियम की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो अब कैल्शियम कौन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैग्नीशियम नहीं जाएगा, मैग्नीशियम भी जाएगा, बट नाम रख दिया उसके ऊपर, ठीक है। तो अब इससे जान पहचान हो गई, भूल गए थे तुम लोग इससे सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट को, नहीं भूले थे, अब रिएक्शन याद है, वो चीज ऐसे याद है, अच्छा भूल ही गए तो भूल गए। तो याद आया, मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्या है, फॉस्फोरिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल हटा दिया तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन गया, इसका जो एनायन होगा वो मेटाफॉस्फेट होगा, ठीक है।
जो एनायन होगा वो मेटाफॉस्फेट होगा। अब डिपेंड करता है, अब क्योंकि तुम्हें पता है कि जो ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड है सिंगल यूनिट एग्जिस्ट करती नहीं है इसकी, तो 3 4 5 6 या बहुत सारे जुड़े हुए होंगे, है ना। तो 3 जुड़े हुए हैं तो ट्राइमेटाफॉस्फोरिक, ये उसका जो एनायन होगा वो ट्राइमेटाफॉस्फेट। 4 जुड़े हुए हैं टेट्रामेटाफॉस्फेट। जैसे यहाँ 6 हैं, 6 मेटाफॉस्फेट की यूनिट्स हैं तो हेक्सामेटाफॉस्फेट। सोडियम लगा हुआ है तो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ठीक है। पॉली हो तो पॉलीमेटाफॉस्फेट, ठीक है। यहाँ मैं N लगा दूं तो क्या नाम बोलूंगी इसका, सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट। सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट अगर यहाँ N हो तो। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वैसे तो तुम्हें जब स्ट्रक्चर पता है तो तुम यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर ही लोगे। कितनी है यहाँ फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5। 4 नहीं, कोऑर्डिनेट 2 ही तो चाहिए थे ऑप्शन को, 2 दे रहा है ना अभी, ठीक है। तो -2 ही आएगा इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से। +5 फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस +5। और तुम्हारे पास अभी पायरोफॉस्फोरिक का भी स्ट्रक्चर बना हुआ है। पायरोफॉस्फोरिक में बताओ क्या है, पायरोफॉस्फोरिक में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पायरोफॉस्फोरिक में आराम से देख के बताओ बच्चों। +5 मुझे बतानी पड़ेगी क्या, 1 2 3 4 5। पायरोफॉस्फोरस में तो नहीं, पायरोफॉस्फोरस में भी 3 आएगी और पायरोफॉस्फोरिक में 5 आएगी। कैसे चेक कर रहे हो तुम लोग, देखो इधर ये रब कर दो, कार्बन वगैरह नोट कर लिया सबने, रब कर दो बच्चों ये सब। ओके देखो इधर, पायरोफॉस्फोरिक पूछ रही हूँ, 5 आएगी। देखो इधर -2 -1 -1 और ये -1। तुम्हें ये नहीं देखना, तुम्हें PO बॉन्ड देखना है। एक बॉन्ड है, O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो O पे -1 जाएगा ना, और P पे +1, तो O पे लगा रही हूँ ना। इस बॉन्ड के लिए O पे -1 है, सिमिलरली इस बॉन्ड के लिए भी O पे -1 है, तो ओवरऑल O पे -2 आ गया ना, जो होना चाहिए था। तो देखो P के सराउंडिंग में कितना -5, तो P पे कितना आ गया +5। सिमिलरली फॉर दिस P +5, एवरेज भी निकालोगे तो भी +5, तो कितना आ रहा है +5। तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उस एसिड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल एटम पर, वही उसके मेटा और पायरो एसिड में होती है, वही उसके मेटा और पायरो एसिड में होती है। क्यों होती है, क्यों, क्योंकि तुमने वाटर रिमूव किया था तो P की सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं आया था। P से जो जो एटम लगे हुए थे एज इट इज वही लगे हुए हैं। क्यों, क्योंकि जब तुमने ये किया था कि ये OH और ये OH, तो रिएक्शन तो ये यहाँ हुई थी ना, तो P से अभी भी O लगा हुआ है, P से अभी भी O लगा हुआ है, P से O लगा हुआ है, और बॉन्ड बनने के बाद भी P से O लगा हुआ है। समझ गए? तो किसी एसिड में सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी पायरो और मेटा फॉर्म में भी वही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो अब कैलकुलेट भी करनी नहीं पड़ेगी। जैसे ही फॉस्फोरिक एसिड में जब +5 तो मेटा और पायरो में भी +5 फॉस्फोरस की। ऐसे ही जब उसमें फॉस्फोरस में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो पायरोफॉस्फोरस में भी +3। क्लियर? ये कर दो अब आप। तो ये वाली बात समझ में आ गई।
है ना। और अभी मैं समझाने वाली क्या थी कि मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट को हीट करके मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट क्यों बना, है ना। तो ये तुम्हें जो अभी बता रही हूँ वो याद रखोगे तो तुम्हें फिर पता रहेगा कि किसे हीट करके क्या बनना इनमें पायरोफॉस्फेट्स में, सॉरी फॉस्फेट्स में। रब कर दो, कर दो रब। हम देखो इधर तो तुम्हें समझ में आ गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड उसके आयन, है ना। पायरोफॉस्फोरस एसिड ऐसे ही उसका आयन, ये सब समझ में आ गया, है ना। अब देखो इधर फॉस्फोरिक एसिड का आयन मतलब फॉस्फेट आयन क्या आ जाओ PO4-, ठीक है। तुम्हें पता ही है फॉस्फोरिक एसिड दिख नहीं रहा है नीचे, वैसे ऊपर लिख नहीं पाती हाइट कम होने की वजह से, और आज लिख पा रही हूँ ऊपर तो दिख नहीं रहा है। ये फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ये फॉस्फोरिक एसिड है बच्चों। अभी जो नहीं दिख रहा है जब आज फील हो रहा है कि हाँ हाइट चलो फिर भी थोड़ी ठीक है, बहुत कम नहीं है। हाँ देखो इधर फॉस्फोरिक एसिड, अब इसके आयन, है ना। अब तुम्हें दिख रहा है इसमें 3H रिप्लेसेबल है, 3H रिप्लेस हो सकते हैं। तो पहला H रिप्लेस किया, एक H रिप्लेस किया, तो क्या बनेगा बच्चों H2PO4 नेगेटिव। एक H रिप्लेस किया तो H2PO4 नेगेटिव डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। दो H रिप्लेस कर दिए, दो H हटा दिए तो HPO4-2 हाइड्रोजन फॉस्फेट। और तीनों H रिप्लेस कर दिए तो PO4-3 फॉस्फेट। तो जो फॉस्फोरिक एसिड है उसके 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं, 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं मतलब एक ये वाला इस आयन का सॉल्ट हो गया, यहाँ मैंने निगेटिव हटा के Na लगा दिया तो सॉल्ट बन गया ना। यहाँ मैंने 2 निगेटिव हटा के 2 Na लगा दिए सॉल्ट बन गया। यहाँ मैंने 3 निगेटिव हटाकर 3 Na लगा दिए सॉल्ट बन गया, ठीक है। तो फॉस्फोरिक एसिड के 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं, 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इन्हीं आयन का एग्जांपल लेके मैं सॉल्ट की फॉर्म में लिख दूं NaH2PO4, Na2HPO4, Na3PO4। तो फॉस्फोरिक एसिड के 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं। प्राइमरी, इसे प्राइमरी बोलेंगे दैट इज 1 डिग्री, इसे 2 डिग्री और इसे 3 डिग्री। वेरी सिंपल। एक H हटाया फॉस्फोरिक एसिड में से तो प्राइमरी यानी 1 डिग्री, 2 H हटे हैं तो 2 डिग्री, 3 H हटे हैं तो 3 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई? तो फॉस्फोरिक एसिड के 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जब फॉस्फोरिक एसिड में से एक H हटाए तो 1 डिग्री यानी प्राइमरी, जब 2 H हटे हैं तो 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, और जब 3 H हटे हैं तो 3 डिग्री मतलब टर्शियरी। अब इन पे हम हीटिंग इफेक्ट देखेंगे, हीट करके क्या बनता है, हीट करके क्या प्रॉपर्टी अलग अलग, हीटिंग इफेक्ट अलग अलग होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी, ऐसे तो प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। अब देखो भाई ये एसिडिक है, इसमें एसिडिक H दो है, इसमें एसिडिक H एक है, इसमें एसिडिक H एक भी नहीं है, तो इस हिसाब से तो प्रॉपर्टीज में तो चेंज आएगा ही। अब हीटिंग इफेक्ट दिखाऊंगी, वो हीटिंग इफेक्ट भी अलग अलग है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट देखो,
3 डिग्री पर हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ हीट करके क्या बनेगा, याद ही नहीं रखना, हीट करके कुछ नहीं बनना, यही रहेगा। ठीक है, अभी वो जब पीछे हीट किया था तुमने अभी मैग्नीशियम वाला, वो क्या था, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, उसे हीट करके क्या बना था, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, मतलब पायरोफॉस्फेट बना था। तो मैग्नीशियम मतलब हमारे हो गए दो कैटायन है, एक H है, दो कैटायन है, एक H है, एक H किस में होता है, एक H किस में होता है, एक H है, तो दो हट गए थे, दो हट गए थे किसमें, सेकेंडरी में। ये कौन सा है, प्राइमरी है। अभी देखो इधर, प्राइमरी को हीट करके, ये प्राइमरी है, एक H हटा है, दो इसके अंदर प्रेजेंट है, इसमें भी कंफ्यूज मत हो जाना, जो प्राइमरी होगा उसमें एक H हटा है, दो उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, प्राइमरी को हीट करके बनते हैं मेटाफॉस्फेट्स, 1 डिग्री को हीट करके बनते हैं मेटाफॉस्फेट्स, और 2 डिग्री को हीट करके बनते हैं पायरोफॉस्फेट्स। और ये भी याद रखना बहुत इजी है, अभी तुम्हें बताया था मेटाफॉस्फोरिक एसिड मतलब उसके एक मॉलिक्यूल को हीट किया, उसमें से वाटर एक मॉलिक्यूल में से रिमूव किया, एक में से 1 डिग्री से रिलेट कर दिया, एक मॉलिक्यूल में से वाटर रिमूव किया, मेटाफॉस्फेट, दो मॉलिक्यूल को जोड़कर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, पायरोफॉस्फेट। अब याद रहेगा, तो 1 डिग्री को हीट करके मेटाफॉस्फेट, 2 डिग्री को हीट करके पायरोफॉस्फेट, 3 डिग्री को हीट करके कोई इफेक्ट नहीं, भूलोगे तो नहीं। 1 मॉलिक्यूल में से वाटर रिमूव किया, मेटाफॉस्फेट, 2 में से मतलब इकट्ठे तो है लेकिन वाटर एक ही रिमूव किया, तो 2 मॉलिक्यूल में से वाटर रिमूव किया था पायरोफॉस्फेट, तो 1 डिग्री से मेटा, 2 डिग्री से पायरो, 3 डिग्री पर हीट का कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, तो यहाँ तुम खुद बना सकते हो फॉर्मूला कि नहीं, मेटाफॉस्फेट क्या लिखोगे, सोडियम मेटाफॉस्फेट बनाना है, क्या बनाओगे, NaPO3, पायरोफॉस्फेट बनाना है, सोडियम पायरोफॉस्फेट, क्या बनाओगे फॉर्मूला, तुम्हें ये देखने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें तो पायरोफॉस्फेट पता होना चाहिए क्या होता है, आयन का फॉर्मूला P2O7-4 होता है ना, तो क्या बनाओगे, Na4P2O7। ना हो याद तो वो अपना एप्लीकेशन यूज करो कि दो फॉस्फोरिक को जोड़ के वाटर मुझे रिमूव करना है, फिर वहां से रिप्लेसेबल एच हटा देने, तो आयन तुम्हारे सामने होगा, 1-2 बार ऐसे करोगे तो अपने आप फिर याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ू, मतलब आगे बताऊं, इसमें और एक चीज और अभी बतानी है, तभी तो पता लगेगा मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट को हीट करके क्यों बना मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया, समझ में भी आ गई बात, जो अभी समझाया ये हीटिंग इफेक्ट समझ में आ गया, 1 डिग्री से मेटाफॉस्फेट, 2 डिग्री से पायरोफॉस्फेट, 3 डिग्री पर हीट का कोई इफेक्ट नहीं। क्लियर, ओके। अब देखो इधर, जब अमोनियम आयन हो इनके अंदर, इन सॉल्ट के अंदर जब अमोनियम आयन हो तो तुम्हें उसे H की तरह ही ट्रीट करना है, मतलब तुमने तो क्या ट्रीट करना है, तुमने सिर्फ देखना, मतलब मॉलिक्यूल ने उसे H की तरह ही ट्रीट किया है। ठीक है, तो मतलब तुम्हें अमोनियम आयन को उसमें
यही समझना है कि जैसे H प्रेजेंट है, H मानकर ही उसका हीटिंग इफेक्ट देखोगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ है सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसका भी आएगा आगे बोरिक वीट टेस्ट के बाद एक माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट वीट टेस्ट बताया, ये माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है, बस यहाँ 4H2 और लगा दो, वो तब बात करेंगे, बस यहाँ देखा बताना ही है वो आगे, ठीक। तो सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, तुमने इसे भी H की तरह ही देखना है, तो मतलब कितने H प्रेजेंट हैं, 2H प्रेजेंट है, 2H प्रेजेंट है, या एक ही H हटाए, एक ही H हटाए, मतलब कौन सा, ये 1 डिग्री है, समझ में आ रहा है बच्चों? फिर से बताती हूँ कि जब अमोनियम होगा इन सॉल्ट्स में तो उसे भी तुम्हें H की तरह ही देखना है, तो इसके अंदर 2H है, एक अमोनियम आयन को सोचना है और एक ये 2H है, एक ही H हटा है, एक Na दिख रहा है ना, एक ही H हटा है, एक ही H हटा है, मतलब कौन सा है ये, 1 डिग्री ही है, और 1 डिग्री को हीट करके क्या बनता है बच्चों, मेटाफॉस्फेट बनता है, तो क्या बनाना है, NaPO3 बनाना है। देखो जैसे सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट था, तो तुम NaPO3 और फिर वाटर रिमूव हुआ होगा, बस यहाँ थोड़ी सी ना दिमाग लगाना है कि अब यहाँ क्योंकि अमोनियम भी था, तो हीट करके NaPO3 वाटर, ये तो है ही, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ अमोनियम की वजह से अमोनिया रिलीज होगी, ठीक है। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं, चैट बॉक्स में मेंशन करो बेटा, ये समझ में आया इतना, क्या बोला मैंने अभी, ठीक है। दो H हैं, एक H हटा है, एक H हटा है, तो इसमें ये तो 1 डिग्री है ना, वो एक सोडियम से ही दिखता है, एक सोडियम यानी कि एक H हटा था यानी 1 डिग्री है, 1 डिग्री को हीट करके मेटाफॉस्फेट बनते हैं, बस यहाँ अमोनिया और लगानी है, तो इतना तो तुम्हें क्लियर है ही, बस अमोनियम से तो भी अमोनिया ही बनेगी ना 1 डिग्री, ठीक है। अब देखो Na2HPO4 है ये, ठीक है, अगर मैं इसे लिखूं ऐसे Na2 अमोनियम PO4, ये लिखा है मैंने, सॉरी अमोनियम, ये हम इसे इसे रब कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। देखो बच्चों अमोनियम है, तुम्हें एक H भी समझना है कि एक H है, 2 Na यानी 2H हट चुके हैं, मतलब 2 डिग्री, 2 डिग्री से क्या बनते हैं, पायरोफॉस्फेट, क्या बनाओगे, Na4PQO7, यहाँ वाटर रिमूव हुआ था, लेकिन यहाँ वाटर के साथ साथ अमोनिया भी है, क्लियर। अब देखो जरा Mg2, सॉरी एक Mg आएगा ना, 2 Na की जगह क्या आएगा, एक MgHPO4, क्या बनाते हैं, MgHPO4, एक H है, 2H हट चुके हैं, 2 डिग्री है, क्या बनाओगे, Mg2PQO7, MgNH4PO4, क्या है इसका मतलब, 2 डिग्री है, मतलब Mg2P2O7, यहाँ तो सिर्फ वाटर गया था, यहाँ वाटर और अमोनिया दी गई है, समझ में आ गया। तो सिर्फ इतनी बात बतानी है ना, कितना सारा बताना पड़ा, अदरवाइज मैं 15 ग्रुप के साथ ही बता चुकी होगी ना, तो अब नहीं बताना पड़ता। अब देखो इधर, तो समझ में आया, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट को हीट करके मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, और आगे हमें अभी ये वाली रिएक्शन भी करनी है, जैसे तुम्हें आगे समझ में, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को हीट करके सोडियम मेटाफॉस्फेट, क्लियर। तो पायरोफॉस्फेट आयन, पायरोफॉस्फाइट आयन, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, सब कैसे बनते हैं, सब समझ में आ गया। जो वाटर और अमोनिया है ये गैसियस फॉर्म में, हाँ
अमोनिया तो है ही गैस। अब रही बात वाटर की, तो जब कहीं भी हीट करते वक्त वाटर निकल रहा होता है तो वो वेपर्स होते हैं, ठीक है। वहाँ तो नहीं दिखाई नीचे वाले में। मुझे यही तो करना है, मैं बस खुश। हाँ अब मैंने एक बार बता दिया तो मतलब मैं तो यही मान के चलूंगी ना, तुम लोगों को पता लग गया। ये नोट कर लो, अगर नोट नहीं किया है तो, ठीक है। सोडियम की जगह मैग्नीशियम देख लिया वही बात। 4 सोडियम की जगह 2 मैग्नीशियम आ गए, वो 2 कैल्शियम हो सकते हैं, वो 4 पोटेशियम आयन हो सकते हैं, वो तो कुछ भी हो सकता है फिर, ठीक है। वो तो चार्ज तो तुम्हें याद रखना है ना, चार्ज अपने आप बैलेंस करके अपने आप लगा लोगे कि टाइम कितने लगने हैं कौन से, ठीक है। क्लियर है? हाँ तो इसमें अब याद तो नहीं करना पड़ेगा, मतलब रटना तो नहीं पड़ेगा। भूलोगे नहीं, अब नहीं भूलोगे, है ना। 1 डिग्री से मेटाफॉस्फेट, 2 डिग्री से पायरोफॉस्फेट। मेटाफॉस्फेट क्या होता है पता चल चुका है, पायरोफॉस्फेट क्या होता है पता चल चुका है, तो उनके एनायन भी रटने की जरूरत नहीं है, वो खुद बना सकते हो तुम कि मेटाफॉस्फेट आयन क्या होता है, पायरोफॉस्फेट आयन क्या होता है, खुद बना दोगे, ठीक है। तो कर दो ना, मैग्नीशियम का टेस्ट हो गया, ठीक है। अब हम 0 ग्रुप पे चलेंगे, ठीक है। कर दो ना, ओके कर दो ना। देखो अब हम 0 ग्रुप पर आ गए। 0 ग्रुप में है अमोनियम आयन, ठीक है। सबसे पहली बात कि भाई इसका जो टेस्ट है, अमोनियम आयन का जो टेस्ट है, वो हम फ्रेश सॉल्ट या उसका सॉल्यूशन ही लेंगे, जो वो फिल्ट्रेट चलता हुआ आ रहा था उससे हम नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं? क्योंकि उस फिल्ट्रेट में तो हमने खुद ने कितना सारा अमोनियम ऐड किया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, तो उस फिल्ट्रेट से करेंगे तब तो पॉजिटिव आएगा ही अमोनियम आयन का टेस्ट, ठीक है। तो हम फ्रेश सॉल्ट या उसके सॉल्यूशन से करेंगे अमोनियम आयन का टेस्ट, ठीक है। और दूसरी बात कि सभी अमोनियम और अमोनियम सॉल्ट्स, बट रिमेम्बर सिंपल सॉल्ट्स के लिए बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि अभी मैंने जब वो कोबाल्टी नाइट्राइड सॉल्यूशन बताया था लास्ट क्लास में, तो मैंने बताया था कि K3CONO2 होल 6 ये येलो पीपीटी है, और अगर अमोनियम आयन हो, अच्छा ये पोटेशियम आयन का जो टेस्ट है ना, इसे भी तुम फ्रेश से ही करोगे, फ्रेश सॉल्ट सॉल्यूशन से। क्यों? क्योंकि अमोनियम आयन होगा उसके अंदर तो भी येलो प्रेसिपिटेट आएगा, सेम है बिल्कुल, अमोनियम आयन ही देगा इस प्रेसिपिटेट को। तो तुमने तो उस फिल्ट्रेट में कितना सारा अमोनियम ऐड किया था, तो येलो प्रेसिपिटेट आ ही जाएगा, तो यही भी फ्रेश से ही करेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा ना येलो पीपीटी, मतलब ये जो सॉल्ट है ऑब्वियसली सॉल्युबल नहीं है अमोनियम का, लेकिन ये डबल सॉल्ट है, तो जो मैं बोली ऑल अमोनियम सॉल्ट, तो इसमें तुम्हें डबल सॉल्ट कंसीडर नहीं करने। डबल सॉल्ट तो सॉल्युबल भी हो सकते हैं, इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं, जिसके प्रेसिपिटेट बताए जा रहे हैं डबल सॉल्ट के या अमोनियम सॉल्ट के, उसका तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं अभी बोल रही हूँ ऑल अमोनियम सॉल्ट्स, रिमेम्बर ये बात किसके लिए बोल रही हूँ, सिंपल सॉल्ट। तो ऑल अमोनियम सिंपल सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, सारे सॉल्युबल है, कोई भी अमोनियम सिंपल सॉल्ट ऐसा नहीं होता जो इनसॉल्युबल हो, सब सॉल्युबल है।
तो याद है जब मैं कहती थी कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इनके कार्बोनेट सॉल्युबल अलॉन्ग विद अमोनियम कार्बोनेट, है ना। तो अमोनियम सारे सॉल्युबल में अमोनियम आता था, इंक्लूड होता था। तो कहीं ना भी बताया हो तो भी लिख लेना, सारे अमोनियम सॉल्ट्स सॉल्युबल। अभी तुम लोगों के दिमाग में आई होगी, नहीं होगी, मेरे दिमाग में आ रही है, मैं ही बता रही हूँ कि मैम पोटेशियम के लिए टेस्ट करेंगे, चलो फ्रेश सॉल्ट से ही किया तो पोटेशियम है तब भी आएगा, अमोनियम हुआ तब भी आएगा, तो इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो बताऊंगी, लास्ट में बता देंगे एक टेस्ट दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। वैसे तो फ्लेम टेस्ट है ही, मैंने बताया ही था कि फ्लेम टेस्ट तुम्हारी पेल वॉयलेट कलर की फ्लेम आ गई और येलो प्रेसिपिटेट भी आ गया तो पोटेशियम कंफर्म है। लेकिन पोटेशियम के साथ साथ भी तो अमोनियम हो सकता है ना। तो वो अमोनियम टेस्ट कर, अमोनिया के टेस्ट करके कंफर्म हो जाएगा। और फिर भी मन है इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का या इवन सेपरेट करने का, तो वो भी कर लेते हैं। वो सॉल्यूशन में मिलते हैं, वो बाइकार्बोनेट का था कि सॉल्यूशन में सबके मिलते हैं, इनके सॉलिड पाए जाते हैं। अमोनियम का भी सॉलिड पाया जाता है और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के भी सॉलिड में पाए जाते हैं। सॉलिड में पाए जाने का मतलब है कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी डिसॉल्व करोगे तो डिसॉल्व हो जाएंगे। डिसॉल्व सिर्फ किसका नहीं हो रहा था? सोडियम का, उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम थी। ठीक है, इसकी बात क्लियर है? ऑल अमोनियम सिंपल सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। अमोनियम आयन का टेस्ट हम फिल्ट्रेट से नहीं करेंगे, जो तुम्हारा वो पूरी स्कीम में चलता हुआ आ रहा था फिल्ट्रेट। फ्रेश सॉल्ट या उसके सॉल्यूशन से अमोनियम आयन को कंफर्म करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी फिल्ट्रेट में काफी अमोनियम ऐड अपनी साइड से कर चुके हैं, तो वहां तो ऑब्वियसली अमोनियम आयन का टेस्ट आएगा ही। अब देखो क्या क्या अमोनियम आयन के टेस्ट। वो जो सॉल्ट है, जो सॉल्ट मिक्सचर है जिसमें तुम्हें टेस्ट करना है कि अमोनियम आयन है क्या, तो सपोज वो अमोनियम आयन है, उसमें अमोनियम आयन का सॉल्ट है वो, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि अमोनियम आयन का सॉल्ट बेस के साथ हीट करते हैं। हीट की जरूरत किसी में हो सकती है, किसी में नहीं भी हो सकती है, तो हमेशा ऐसे मत करना कि एरो के ऊपर मैंने हीट नहीं लिखा हुआ है तो अमोनियम, हीटिंग की जरूरत पड़ सकती है, नहीं भी पड़ सकती, तो एरो के ऊपर हीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अमोनियम सॉल्ट को बेस के साथ हीट करते हैं तो बच्चों क्या बनता है? मैंने रिएक्शन भी लिखनी सिखाई थी तुम लोगों को। जैसे मैंने ये लिखा है, अब दिख रहा है NaCl NH4OH मतलब अमोनिया एंड वाटर। तो फिर अब क्यों नहीं दिख रहा? अब Na को अकेला छोड़ देना, पेयर नहीं है, अकेले हैं, ठीक है। तो क्या बनाओगे? NH4OH मतलब अमोनिया, वाटर और ये Na अकेला रहता है, ठीक है। क्या जमाना आ गया है ना, इसका पार्टनर इसने चुरा लिया, ठीक है। Na+ ये भी तो बड़ा रिएक्टिव है। ये तो बच के रहना है ना रिएक्टिव होते। तो देखो इधर, मतलब अपने पेयर के साथ जाओ तो रिएक्टिव लोगों से बच के रहना। अब देखो इधर, अमोनियम प्लस NaOH, अमोनिया प्लस H2O प्लस Na+। आगे समझ में आ रही रिएक्शन? तो जब इस सॉल्ट मिक्सचर में तुमने बेस ऐड किया तो तुम्हें टेस्ट ट्यूब से अमोनिया का स्मेल आएगी, ठीक है। और आगे कंफर्म करना है तो अमोनिया का स्मेल, और आगे कंफर्म करना है तो क्या किया तुमने? इस गैस को पास किया डाइल्यूट HCl में, या HCl में ग्लास रॉड डिप करके टेस्ट ट्यूब के माउथ पे रख दी। तो तुम्हें पता है कि अमोनियम क्लोराइड होता है वो वाइट सब्लिमेट होता है, यानी कि वाइट सब्लिमेबल कंपाउंड। तो मतलब वाइट फ्यूम्स आएंगी, वाइट फ्यूम्स बनने लग जाएंगी। क्या बन जाएंगी? वाइट फ्यूम्स।
क्योंकि व्हाइट सब्लिमेबल कंपाउंड के क्या तो सब्लाइम हो रहा है मतलब फ्यूम्स दिखेंगे। तो या तो ग्लास रॉड डिप करके टेस्ट ट्यूब के माउथ पे रख दी या गैस को पास कर दिया किसमें डाइल्यूट HCl में, तो क्या होगा व्हाइट फ्यूम्स। किसके व्हाइट फ्यूम्स? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ब्रोमाइड के तो बनते हैं, ब्रोमाइड ले लेते हो भी क्या होता है, HBr ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन पता नहीं तो HCl ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए। वही अगर ऊपर इन्वर्टेड फनल विद कॉटन प्लग रखेंगे वॉल पे सॉलिडिफाई हो जाएगा। क्या? अगर जैसे वाइट फ्यूम्स निकल रही हैं, एक इन्वर्टेड फनल रखें ऊपर और कॉटन प्लग लगा दें तो वॉल्स पे सॉलिडिफाई हाँ दिखेंगी। हाँ ठीक है, ये हो गया इतना। मैम सबके बनते हैं व्हाइट सब्लिमेट तो ब्रोमाइड और ब्रोमाइड और आयोडाइड के भी, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम आयोडाइड। बस ये जो है ना HCl लैब में ज्यादा मिलता है, ज्यादा बॉटल्स में रखा हुआ होता है ना, तो इसलिए HCl का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी हम कोई सा भी HCl, HBr, HI कोई सा यूज करो, इतना एक टेस्ट हो गया। ठीक है, दूसरा ये भी हो गया। फिर से लिखनी पड़ेगी क्या रिएक्शन? नहीं ना। कोबाल्टी नाइट्राइड सोल्यूशन ऐड करोगे तो अमोनियम कोबाल्टी नाइट्राइड बनेगा येलो प्रेसिपिटेट। नाम लिखवाया था मैंने, ठीक है। कोबाल्ट ये CONO2 कोबाल्टी नाइट्राइड। अब इसके आगे जो केटायन लगाए उसके अकॉर्डिंग अमोनियम कोबाल्टी नाइट्राइड, पोटेशियम लगाए तो पोटेशियम कोबाल्टी नाइट्राइड, सोडियम लगाए तो सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइड। तो हमने ऐड क्या किया था? सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइड येलो सॉल्यूशन, तो बन गया येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, रब कर दूं ये? ऐसे ही क्लोरोप्लेटिनिक एसिड ऐड करेंगे तो H2PtCl6। इस सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर हमने क्लोरोप्लेटिनिक एसिड ऐड किया, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड है ये, H हटा दो अमोनियम लगा दो तो क्या बनेगा? NH4 ट्वाइस PtCl6 अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट, मतलब PtCl6-2 जो आयन है वो क्लोरोप्लेटिनेट आयन है, तो क्या बन गया? अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट। अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट येलो प्रेसिपिटेट। और फिर से बता दूं कि अगर यहाँ दो अमोनियम की जगह 2 K होते वो भी येलो प्रेसिपिटेट। So again we cannot differentiate potassium and ammonium ion with this reaction. ठीक है, वो लास्ट में रिएक्शन बताऊंगी उससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ कंफ्यूजन है कि वो पोटेशियम की वजह से आ रहा है येलो प्रेसिपिटेट या अमोनियम की वजह से आ रहा है। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट थी। हाँ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ही है। ठीक है, ये मतलब ये कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखूं क्या? मतलब सोचोगे कि अभी तो मैंने बताया था सॉल्युबल है और ये कहां से सॉल्युबल आ गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ही है। ठीक है, सिस्प्लेटिन होता है NH अमोनिया का ट्वाइस PtCl2, वो सिस्प्लेटिन होता है, वो कैंसर में जो कैंसर के ट्रीटमेंट में अमोनिया का ट्वाइस PtCl2। प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, तो 4 को फुलफिल कर रहे हैं 2 Cl 2 अमोनिया, 2 Cl है लेकिन 2 अमोनिया है। अब देखो इधर ये हो गया। अब एक रिएक्शन जो तुम्हारी बहुत बार पड़ी हुई है, कॉपर सल्फेट ब्लू सॉल्यूशन
कॉपर सल्फेट ब्लू सोल्यूशन, इसमें एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया ऐड किया, मतलब जो तुम्हें लग रहा है कि इस सॉल्ट में अमोनियम आयन हो सकता है, तो उसका एक्सेस सॉल्यूशन ऐड कर दिया तुमने, ठीक है, एक्सेस ऐड कर दिया, तो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, डीप ब्लू। तो अगर ब्लू से डीप ब्लू हो रहा है उस सॉल्ट सॉल्यूशन को एक्सेस में ऐड करने पर, तो इसका मतलब अमोनियम आयन है, ठीक है। तो क्या बनता है, CuNH3 4 डीप ब्लू। इस कॉम्प्लेक्स की शेप इसकी स्क्वायर प्लेनर है, और एक्सेप्शनल केस था जिसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है डी में वो आगे पी में शिफ्ट होता है जाके, ठीक है, एक्सेप्शनल केस है। जब तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो इसके डी में एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, लेकिन वो आगे कहाँ छलांग मार के चला जाता है, पी में आगे चला जाता है, और DsP2 स्क्वायर प्लेनर बनता है। तो यहाँ पे पता थोड़ी चला कि छलांग मार के वहां है, ये तो क्योंकि इसकी शेप हमें पता लगी स्क्वायर प्लेनर है, और स्क्वायर प्लेनर तो वो DsP2 से ही होगी, तो मतलब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया होगा, दो तीन पी है, तीन में से दो तो इधर आ गए, एक जो बचा हुआ पी है उसमें गया है, ठीक है, मतलब पी में चला गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन किसी एक भी ऑर्बिटल में ही होगा, दो भी ऑर्बिटल बचे, डी खाली हो गया, S DsP2। अब बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट अमोनियम आयन का, रब कर दूं ये सारा, रब कर दूं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ अमोनियम आयन इज नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट, ऑब्वियसली कर रखा होगा, ठीक है, नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट। मैंने असाइनमेंट सेंड किया था कल, PDF स्टार्ट किया, स्टार्टिंग के ओरिजिनल स्क्रीन ये सब नहीं आ रहा होगा समझ में, तो आ गया अभी ड्राई टेस्ट में, जहां से समझ आने शुरू हो रहे हैं क्वेश्चंस वहां से शुरू कर दो, ठीक है, ओके। अब देखो इधर नेस्लर्स रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये अमोनियम आयन का, ठीक है, नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट। नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है बच्चों, पहले तो ये बताओ व्हाट इज नेस्लर्स रिएजेंट, ये भी पूछा जा सकता है, सिंपल सी बात कि नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है, व्हाट इज नेस्लर्स रिएजेंट, K2HgI4 का एल्केलाइन सॉल्यूशन, अब वो एल्कलाइन सॉल्यूशन वो KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, कभी KOH पे स्ट्रिक्ट हो जाओ, तो वहां लिखा है NaOH तो गलत कर दो, ठीक है, K2HgI4 का एल्कलाइन सॉल्यूशन, उसमें KOH लिख लो, बट लिखो डेफिनेशन कैसे कि K2HgI4 का एल्कलाइन सॉल्यूशन, एल्केली चाहिए साथ में, KOH NaOH कुछ भी हो सकता है, बेसिक सॉल्यूशन, वो भी सिंपली बेसिक सॉल्यूशन लिख सकते हो, OH नेगेटिव चाहिए K2HgI4 के साथ, तो K2HgI4 का एल्कलाइन सॉल्यूशन इज नेस्लर्स रिएजेंट। नेस्लर्स रिएजेंट वैसे मैंने बनवा दिया था, अभी तो मैं Hg की आई के साथ KI के साथ रिएक्शन लिखवाई थी, इन फिर से लिख देती हूँ, Hg+2, वो HgCl2 हो सकता है या सिंपली Hg+2 लिख सकते हो, ठीक है,
Ki के साथ जब तुमने रिएक्शन की थी तो क्या बना था HgI2 स्कारलेट रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है। लेकिन क्योंकि अगर तुमने एक्सेस ऑफ Ki ऐड किया है तो ये प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, सीधा तुम्हें क्या मिलेगा K2HgI4। क्या करना है, ये HgI2 है, इसमें Ki के दो मॉलिक्यूल ऐड कर दो, क्या बन गया K2HgI4, ठीक है। दो Ki ऐड कर दिए K2HgI4, ओके। तो ये K2HgI4 नहीं है नेस्लर्स रिएजेंट का बेसिक सॉल्यूशन। तो K2HgI4 और कोई बेस इन दोनों को ऐड कर दिया तो बन गया एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4, दैट इज नेस्लर्स रिएजेंट। क्योंकि नेस्लर्स रिएजेंट के साथ हम टेस्ट कर रहे हैं, इसमें टेस्ट का नाम हो गया नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट। नेस्लर्स रिएजेंट लिया और सॉल्ट तुमने, सॉल्ट में डिटेक्ट करना है कि अमोनियम आयन है या नहीं, तो वो सॉल्ट मिक्सचर लिया, क्योंकि हम यही मान के चलना अमोनियम आयन है तो हमें तो लिखना ही होगा तभी बनाएंगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो अमोनियम आयन के साथ क्या होता है, ब्राउन पीपीटी आता है, हाँ। किसका HgO डॉट NH2HgI। तुम्हें याद हो तो उसके साथ HgCl2 के साथ, याद है HgCl2 के साथ बनाया था HgO डॉट HgNH2Cl, ऐसे लिख सकते हो, HgNH2I लिख सकते हो जैसे तुम्हें याद है, ताकि तुम्हें ज्यादा याद ना करना पड़े, ऐसे लिख लो, ठीक है। वो वाइट प्रेसिपिटेट था और जब उसमें Hg और यानी मर्क्यूरस, तो ये ब्लैक था और ये पूरे प्रेसिपिटेट ग्रे या ब्लैक, ठीक है। याद आ रही है बात, नोटबुक में लिखा हुआ है मर्क्यूरिक और अमोनिया, मर्क्यूरिक और अमोनिया, मर्क्यूरिक क्लोराइड और एक्वस अमोनिया वाइट प्रेसिपिटेट था। मर्क्यूरस क्लोराइड एंड अमोनिया ये एज इट इज, साथ में ये ब्लैक, तो प्रेसिपिटेट ब्लैक या ग्रे, ठीक है। बट अभी हमारे पास आई है, ठीक है, तो Cl की जगह क्या कर दिया आई, बट रिमेंबर प्रेसिपिटेट ब्राउन कलर का, इसे बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, ठीक है। यहाँ साइड में प्रोडक्ट बनाने हैं, बना दो, ठीक है। याद रखने होती है तुम्हें तो ये पहचानना है, ठीक है। ब्राउन प्रेसिपिटेट आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। एक्चुअली देखो ये है क्या, ये तो देख लो इसका स्ट्रक्चर, दो मरकरी, इन दोनों को जोड़ दिया NH2 और O से, इतना सिंपल है। और इस पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर आई नेगेटिव आ गया, बन गया ये आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, ठीक है। नाम इसका, ये तो मिलन्स बेस, ये तो एक NH नहीं आना चाहिए, यहाँ तो दो चार बोली हो गए, वो कह रहे जो ब्रिज में अभी तो पॉजिटिव है, ठीक है। ओने तो बनाने ही दो थे, एन ने 3 बनाने थे, एन ने 4 बना रखे हैं, तो पॉजिटिव आएगा ना उस पे, क्लियर है। इसका नाम एक्चुअली नेमिंग करनी है, तो नाम क्या है इसका, ऑक्सो डाइमर्क्यूरी अमोनियम आयोडाइड। बस ऐसे सिंपली ऐसे लिख दो, ऑक्सो डाइमर्क्यूरी अमोनियम
आयोडाइड। इस नाम की जरूरत नहीं पड़ने वाली है तुम्हें, याद ये रखना, इसे मत भूलना, इसे भूल जाता है। ठीक है, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो भाई क्या याद रखना है कि K2HgI4 का एल्कलाइन सॉल्यूशन सॉल्ट मिक्सचर में ऐड किया तो ब्राउन प्रेसिपिटेट आ गया, तो ब्राउन प्रेसिपिटेट आ गया तो इसका मतलब अमोनियम आयन प्रेजेंट है, और उस ब्राउन प्रेसिपिटेट को बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, और उसका फॉर्मूला क्या होता है HgO.HgNH2I। वहां पे HgNH2Cl करना था, यहाँ HgNH2I है, वहां व्हाइट प्रेसिपिटेट था, यहाँ ब्राउन प्रेसिपिटेट। आई बात समझ, याद रहेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है अमोनियम आयन का, ठीक है। लास्ट में क्या लिखा है मैम, यहाँ नीचे ये, हाँ, ऑक्सो डाइमर्क्यूरी अमोनियम, AMM लिख के डॉट लगा दिया है मैंने, अमोनियम आयोडाइड। फिर मैंने कहा है कि चाहे भूल जाना नाम को, बट ये याद रखना आयोडाइड ऑफ मिनरल स्पेस। और इसे तुम चाह कर भी नहीं बोलोगे इस नाम को, और स्ट्रक्चर याद है तो ऑक्सो डाइमर्क्यूरी अमोनियम आयोडाइड याद ही क्या करना है, ठीक है। हो गया, अभी टाइम है तो आगे बताऊं मैं। 10:09 हो गए, क्लास कितने 10 बजे, 10:30 से शुरू होगी वैसे दूसरी क्लास तो आज नहीं है, कैंसिल करा दी, मतलब ठीक है ठीक है, पढ़ाऊँ अभी आगे, तो ये हो गया अमोनियम आयन है। हाँ, मैं क्या कह रही थी कि अभी तुमने H2PtCl6 के साथ देखा, पोटेशियम भी येलो प्रेसिपिटेट देता है, अमोनियम भी येलो प्रेसिपिटेट देता है। कोबाल्टी नाइट्राइड सॉल्यूशन के साथ देखा, पोटेशियम भी येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है और अमोनियम भी येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है। तो अभी वैसे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्यों? क्योंकि तुमने फ्लेम टेस्ट किया, वॉयलेट आया, तुमने कोबाल्टी नाइट्राइड सॉल्यूशन ऐड किया, येलो प्रेसिपिटेट आया, ठीक है। तो अभी तुम्हारे माइंड में है कि भाई फ्लेम टेस्ट वॉयलेट आया है तो पोटेशियम है, लेकिन ये येलो प्रेसिपिटेट पोटेशियम का भी हो सकता है और अमोनियम है उसमें तो उसका भी हो सकता है। तो तुमने अमोनियम के लिए नेस्लेट रिएजेंट टेस्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ कंफर्म ऐसे हो जाएगा कि पोटेशियम भी है, अमोनियम भी है। ये नेस्लेट रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया तो कंफर्म हो गया कि वो येलो प्रेसिपिटेट सिर्फ पोटेशियम का ही है। तो वैसे कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दोनों हैं तो दोनों का सेपरेट कैसे करें, है ना, ये कंफ्यूजन कैसे हटाएं, है ना। तो ये रहा पोटेशियम, ये रहा अमोनियम, और इसमें तुमने डाला ClO4 निगेटिव पर क्लोरेट आयन का सॉल्यूशन ऐड कर दिया, तो ये बनेगा तुम्हारा KClO4 पोटेशियम पर क्लोरेट, जो कि वही है येलो PPT। और इसके केस में, अमोनियम के केस में, और इसके अमोनियम के केस में PPT नहीं आएगा, सॉल्यूशन ही रहेगा, ठीक है।